कमाल का देश भारत में कमाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल का योजना आया है, जिस योजना का नाम है अग्निवीर योजना, जिसमें हमारे देश के कमाल के युवा जाएंगे और कमाल का काम करेंगे। और कमाल का काम जो है नरेंद्र मोदी जी उनसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए करवाएंगे। तो जैसे युवाओं का 40 साल का नौकरी घटा के 4 साल के लिए कर दिया गया है, वैसे ही 5 साल का जो एक चुनाव का कार्यकाल होता है उसको भी घटा के 1 साल के लिए कर दिया जाए। सही है कि नहीं मोदी जी? अब योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। हालांकि बहुत सारे जगहों पे विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। विरोध प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है, उसके लिए हम सबको एक होना होगा। और जैसे जब जब सरकारी कंपनियां बिकती है उस समय सरकारी कंपनियों को पहले बचाना होगा। धीरे धीरे इन लोगों ने पहले सरकारी कंपनियों को बेचा, फिर देखा इन लोगों ने कि युवा तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर उसके बाद से आर्मी को प्राइवेट करने के रास्ते पे ढकेल दिया। धीरे धीरे जो है आर्मी में जो है वो 4 साल की बहाली जो होगी ना वो किसी एजेंसी के थ्रू होगी, और उसके बाद से वो एजेंसी जो है 1-1 साल के अंदर जो है आपको रखेगा और निकालेगा। जैसे आज के समय में आप चले जाइए गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में, वहां पे 50% से ज्यादा कर्मचारी जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट पे। और इसीलिए वहां से सबसे ज्यादा डेटा लीक होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि 1 साल के बाद काम करने के बाद वो आदमी जो है नौकरी से जब उसको हटा दिया जाता है तो फिर वो क्या करेगा। देखिए यहां पे क्या है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल के बाद क्या करेंगे मोदी जी, जरा हमें बता दीजिए। 25% जवानों को 4 साल बाद पूर्ण अवधि भर्ती होगी। हालांकि यह तभी संभव है जब उस समय सेना की भर्तियां निकली रहेगी, और सेना की भर्तियां जो है पिछले 4-5 साल से तो आपने बंद करके रखा है। एक फिल्म आया था रॉडी राठौर, उसमें कहा जाता था कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। यहां पे थोड़ा सा अलग है, जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। ये मोदी जी का नियम है। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। आगे के रोजगार के अवसर उन्हें दिए जाएंगे। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे। वो उन पर निर्भर करता है कि लेंगे कि नहीं लेंगे, जिन्होंने देश की सेवा की है। चलिए आगे आते हैं और इस योजना के बारे में और अच्छे ढंग से समझते हैं। आवेदक का उम्र जो है वो 17 साल से 21 साल होगा। मतलब जिस समय जवानी जो है खपाई जाती है अपना भविष्य बनाने के लिए, उस समय भविष्य बर्बाद किया जाएगा। सपोज 21 साल के उम्र में कोई चला गया और 25 साल के उम्र में रिटायर हो गया, उसके बाद से क्या करेगा मोदी जी, आप बताइए। आप तो अपनी पत्नी को छोड़ के हिमालय पे चले गए, लेकिन वो युवा क्या करेगा, जरा आप ही बता दीजिए। बुरा नहीं, लेकिन देश के युवाओं का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं और आपकी सरकार जो है बर्बाद कर रही है। हालांकि कुछ मुद्दे पे सरकार सही है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार 100% फ्लॉप है, 100%। उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब 4 साल के लिए, मतलब 4 साल 1 महीना नहीं होगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन तभी कर सकते हैं जब वैकेंसी आएगा। चलिए ठीक है, आर्थिक पैकेज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश का सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। आर्थिक पैकेज क्या होगा? संयुक्त मासिक पैकेज, पहले साल का पैकेज 30,000 रुपया, चौथे साल का पैकेज जो है 40,000 रुपया महीना होगा।
आर्मी की बहाली के लिए तैयारी करने वाले बच्चे जो है इतना काबिल होते हैं मोदी जी कि वो पहले महीना में भी अगर कहीं दूसरे जगह ट्राई करेंगे तो 50,000 रुपया कमा सकते हैं। अब ये काम क्यों किया? हाँ, भत्ता समझ लिया जाए। भत्ता क्या है? पहला भत्ता जो है वो जोखिम भरा है, जोखिम भरा। दूसरा राशन वर्दी और उपयुक्त यात्रा छूट, ये है भत्ता। जैसे 20 साल से 60 साल के बीच का उम्र जो है वो जॉब करने के लिए उपयुक्त उम्र होता है डिफेंस में, सही है? यानी 40 साल का उनका करियर घटा के आपने 4 साल का कर दिया है। वैसे ही आप लोग भी जो 5 साल के बाद चुनाव कराते हैं वो 5 साल से घटा के हर साल चुनाव कराएं और आप लोगों को भी मौका मिलेगा। जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया है उसे दूसरी बार प्रधानमंत्री का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का वैकेंसी आएगा तो, नहीं आएगा तो वैकेंसी प्रधानमंत्री का फुल हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन 5 साल का चुनाव जो है हर साल करा के देखिए। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए, उसके अलावा जो है सेवा निधि आर्थिक पैकेज, और भी आर्थिक पैकेज है। मासिक वेतन का 30% जो है ना योगदान करना है, 30% मासिक वेतन का, जो आपको रिटायरमेंट के उम्र में मिलेगा। रिटायरमेंट का उम्र आपका कितना है? 25 साल मैक्सिमम। चूंकि 21 साल के उम्र में मैक्सिमम बहाली होगा, 25 साल के उम्र में रिटायर हो जाएगा, और 17 साल के उम्र में बहाली होगा तो 21 साल के उम्र में रिटायर हो जाइएगा। सरकार के द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा, मतलब जितना 30% आप दे रहे हो उतना सरकार भी देगा। 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10 लाख की संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का लाभ, मतलब 10 लाख रुपया पे भी इनको इनकम टैक्स लेना था, लेकिन वो मुक्त कर दिए हैं। एकदम पूरा बढ़िया तरह से बताया गया है कि ये आयकर से मुक्त रहेगा 10 लाख रुपया। ध्यान से देखिए, कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या होगा? 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। उच्च शिक्षा के लिए भी कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक मिलेगा यहां से। उसके अलावा भी और भी बहुत सारा पैकेज है, आर्थिक पैकेज। सबसे बढ़िया पैकेज यही है इन नेताओं के नजर में। देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे बढ़िया पैकेज नेताओं ने क्या दिया है? मृत्यु क्षतिपूर्ति। और ये मृत्यु क्षतिपूर्ति क्या होगा? आप शहीद नहीं होंगे, आप मरेंगे। 4 साल के लिए ज्वाइन होंगे ना, शहीद नहीं होंगे, मरेंगे। चूंकि साफ साफ सरकार ने मृत्यु क्षतिपूर्ति दिया है, समझे ना? 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि। सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान। अगर मान लीजिए कि पहले महीना ही मृत्यु हो जाती है तो 3 साल 11 महीने का पैसा, और अगर चौथे साल में मृत्यु होती है तो फिर उसका पैसा नहीं, ये सिर्फ यही मिलेगा। विकलांग क्षतिपूर्ति, मतलब कि मान लीजिए गोली वोली लग गया, कहीं विकलांग हो गए, तो जितना फसीदी असक्षमता चिकित्सा पदाधिकारी जो है तय करेंगे उतना ही आपको मुआवजा मिलेगा। जैसे अगर 100% कर दिए तो 44 लाख रुपया मिलेगा, 75% कर दिए तो 25 लाख रुपया मिलेगा, और 50% कर दिए तो 15 लाख रुपया मिलेगा, 49% कर दिए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये है मोदी जी का एगो कमाल का योजना। अब देखते हैं, हम अपने सेना के बारे में जान लेते हैं। हमारा मतलब कि जो हमारा टोटल आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड फोर्स जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना जो आता है, उनकी संख्या 14,08,551 है वर्तमान में। ये विकिपीडिया का डेटा है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 14,08,551 जो है डेटा जो है अनेकों इंटरनेट सोर्स से निकाला गया है, लगभग यही है। रिजर्व कर्मी, मतलब कि जो रिजर्व रहते हैं, उनकी संख्या जो है 11,55,000 है ये। अब देखिए, पहले क्या होता था आर्मी में, धोबी जो कपड़े धोते थे वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, जो खाना बनाते थे वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, जो उसमें घास काटते थे, साफ सफाई करते थे वो भी आर्मी के जवान ही होते थे, और इसके अलावा जो युद्ध के मैदान में भी जाते थे। अब धीरे धीरे क्या किया गया है, जैसे बड़े बड़े संस्थानों में आप चले जाइए, सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में चले जाइए, जो पीएमओ ऑफिस है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी आने लगे हैं। तो धीरे
धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के तहत जो है घुसाया जाएगा और ये 14 लाख जो संख्या है वो धीरे धीरे कम किया जाएगा। बाद में 14 लाख से ये कम होके जो है वो 10 लाख पे आ जाएगा, बाद में 7 लाख पे आ जाएगा। बाद में मोदी जी कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के समय में भारतीय सेना चीन से युद्ध हार गया था, इसीलिए हम संख्या कम कर देना है और एगो कंपनी को दे देंगे चीन का बॉर्डर और एगो कंपनी को दे देंगे पाकिस्तान का बॉर्डर और कहेंगे कि दोनों कंपनियां बढ़िया काम करता है, इसलिए हम दोनों कंपनियों को दे दिए हैं। और ये बात जो है मैं आज से 2 साल पहले से वीडियो में कहते आ रहा हूं कि आर्मी को भी ये लोग प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय जब मैं कहता था तो लोग मुझे गाली देते थे और आज ये सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे। प्राइवेटाइजेशन क्योंकि सरकार जो है चाहती है कि ये इसका नियंत्रण जो है ना वो कोई प्राइवेट एजेंसी करे, सरकार के देखरेख में करे। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो है सरकार के देखरेख में प्राइवेट एजेंसियां करती है निगरानी, उसके अलावा जो है पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन होता है। तो पूर्ण रूप से तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार के देखरेख में कंपनियां काम करेगी उस प्रकार से ये लोग जरूर कर सकते हैं। उदाहरण दे हम आप लोगों को, इंडियन ऑयल, और ही उदाहरण दे भारत पेट्रोलियम, और ही उदाहरण दे LIC। ये स्वतंत्र एजेंसी है, सरकार के देखरेख में काम करती है और LIC निर्णय करेगा कि हम कितने कर्मचारी को जो है पूर्ण रूप से रखेंगे और कितने कर्मचारी को रूप से आंशिक रूप से रखेंगे। LIC तय करेगा, इंडियन ऑयल तय करेगा। भारत पेट्रोलियम क्या करता है, कुछ कर्मचारियों को रखता है, बाकी जो नोजल मैन होते हैं उनको जब चाहे तब वो हटा सकता है पेट्रोल पंप वाला। तो ये रास्ते पे जो है ना भारतीय सेना को ढकेला जा रहा है, इस रास्ते पे कि जब चाहेंगे हम 5,000 को उठाएंगे और जब चाहेंगे 10,000 को निकाल देंगे। और देखरेख कौन करेगा, भारत सरकार। और उससे भी जब ज्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे तो उसको भी बेच देंगे। उदाहरण दे हम आप लोगों को, भारत पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, LIC 10% जो है वो दे दिया गया, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक गया, रेलवे को बेचा जा रहा है और इस कैटेगरी पे ढकेला जा रहा है इंडियन आर्मी को। ठीक है, यहां पे अर्धसैनिक बल में कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी है। अर्धसैनिक बल में जो है टोटल संख्या अभी जो है वो 10 लाख है अर्धसैनिक बलों की, जबकि अर्धसैनिक बलों की संख्या जो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी देश है और किस प्रकार से उनकी एक्टिविटी है उस हिसाब से अर्धसैनिक बलों की संख्या जो है कम से कम 15 से 20 लाख होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। और जो हमारे ये 14 लाख संख्या है जो एक्टिव आर्म्ड फोर्स है उनकी संख्या जो है 20 लाख के आसपास कम से कम होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। क्योंकि हमारे दुश्मन देशों की संख्या कम नहीं है, पड़ोसिया जितने भी है वो खतरनाक हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल भी कभी कभी हम लोगों को आंख दिखा देता है, बांग्लादेश से भी हम लोगों को खतरा है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से हमेशा जो है घुसपैठिया घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा जो है BSF करने का प्रयास करता है, हमेशा अपनी जान की बाजी लगा के करता है BSF, लेकिन बहुत सारे जगहों पे जो है तैनाती नहीं हो पाती है क्योंकि BSF में संख्या बल की कमी है। ये चीजें है। म्यांमार, वहां से भी घुसपैठिया होती है, रोहिंग्या बहुत सारे लोग जो है उधर से घुस जाते हैं हमारे देश में। तो ये चीजें है, तो इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन 10 लाख ही है हमारे रिजर्व फोर्स। अब रिजर्व फोर्स में 1 नंबर पे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको CISF कहते हैं। लगभग 80 से 90 हजार इनकी संख्या, धीरे धीरे इनकी कम की जा रही है। पहले हर जगह CISF वाले होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे भारत पेट्रोलियम का कोई जहां पे बड़ा कंपनी है वहां पे CISF वाले की तैनाती होती थी, जहां पे कोल माइंस है वहां पे CISF की तैनाती होती थी, एयरपोर्ट पे, उसके अलावा मेट्रो स्टेशन पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बड़ा बड़ा NTPC का पावर प्लांट में CISF की तैनाती होती थी। अभी CISF जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेट्रो देखते हैं और एयरफोर्स देखते हैं और थोड़ा बहुत कुछ जगह पे देखते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है आधे से कम कर दी गई है और धीरे धीरे CISF खत्म हो जाएगा। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ले लेंगे और सिक्योरिटी गार्ड किनका रहेगा सबको पता है, राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं लोग। लेकिन हालांकि ये गलत है। भारतीय तटरक्षक, इनकी भी संख्या कम की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल BSF, इनकी भी संख्या कम की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल SSB जो नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल खड़ा रहता है, और BSF जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा रहता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, ये चीन के बॉर्डर पे, तिब्बत के बॉर्डर पे जो है खड़ा रहता है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। अब इसमें सीआरपीएफ में समझिए, सीआरपीएफ में पहले से ही सरकार बोल के रखा है कि हम जो है कुछ वॉलंटियर को लेके जाएंगे सीआरपीएफ में, कुछ प्राइवेट वॉलंटियर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके जाएंगे। कैसे? जैसे थानों में जो लोग आ रहे हैं डेटा एंट्री, डेटा ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे सीआईएसएफ में लेके जाएंगे। सरकार पहले से ही बोल के रखा है। अभी देश में बवाल विवाद चल रहा है, नुपुर शर्मा, वो बढ़िया मौका था सरकार को ये सब घोषणा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि मीडिया जो है उधर फोकस किया है, देश में कुछ होगा नहीं, हम घोषणा कर दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आरआर, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, राष्ट्रीय राइफल, असम राइफल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ये सारा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है, जैसे एनएसजी कमांडो जो होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही जाते हैं, वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का ही एक अंग होता है। तो ये सारा अंग के बारे में जो है मोदी जी अच्छे ढंग से समझते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, इसीलिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। कमाल का, अतुल्य भारत में अतुल्य प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। देखिए इंडियन एयरफोर्स है, इनकी संख्या जो है एक्टिव मतलब जो है उनकी संख्या जो है 1,70,576 है। रिजर्व जो है वो 1,40,000 है। इंडियन नेवी में जो एक्टिव फोर्स है उनकी संख्या जो है 67,252 है, और जो रिजर्व है उनकी संख्या जो है 75,000 है। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे देश में फाइटर प्लेन की संख्या कम है, हमारे देश में टैंकों की संख्या कम है, हथियारों की संख्या कम है, यहां तक कि चीन के तुलना में हम बहुत कमजोर हैं। ये बात सत्य है कागजों पे। हाँ, नेताओं के भाषणों में हम कमजोर नहीं है। नेताजी लोग तो अपने भाषण से जो है ना चीन के सेना को दिन रात मारते हैं, दिन रात ऐसा लंबा लंबा छोड़ते हैं कि 100 गो सैनिक जो है चाइना का रोज मरता होगा, रोज। नेताजी लोग जो भाषण देते हैं, पाकिस्तान का 200-300 मार देते होंगे, बांग्लादेश का तो सारा मार देते हैं, एक एक भाषण देते हैं पूरा मर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अगर युद्ध होगा तो 3-4 मोर्चे पे युद्ध लड़ना होगा। बांग्लादेश एक अलग मोर्चा है, पाकिस्तान एक अलग मोर्चा है, चीन एक अलग मोर्चा है, और हमारे देश में जो देशद्रोही बैठे हैं वो एक अलग मोर्चा है। तो इस हिसाब से हमें तैयारी करना होगा, हमें मजबूत होना होगा। मोदी जी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दीजिए, लेकिन इस प्रकार का काम मत कीजिए। 4 साल के लिए सेना में बहाली मत निकालिए, क्योंकि 4 साल के बाद वो बच्चे जब हथियार चलाना सीख जाएंगे और घर पे आएंगे, बेरोजगार होंगे, तो वो फिर क्या करेंगे? फिर गृह युद्ध हो जाएगा। हाँ, हालांकि बहुत सारे देशों में यह सुविधा है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। उस देशों में इसलिए यह सुविधा है कि उन सभी देशों की जनसंख्या बहुत कम है, तो सरकार फोर्सफुली जो है युवाओं को भेजता है आर्मी में। आर्मी में वो लोग नहीं जाना चाहते तो फोर्सफुली भेजता है, क्योंकि तुम जाओ 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 जाओ। चीन में यह नियम नहीं है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज्यादा है। भारत में यह नियम नहीं होना चाहिए, भारत की जनसंख्या ज्यादा है। पाकिस्तान में यह नियम नहीं है, इंडोनेशिया में यह नियम नहीं है, ये जो बड़े बड़े देश है। ब्राजील में यह नियम नहीं है, क्योंकि ये बड़े देश है, इनके पास जनसंख्या है। तो यहां पे पूर्णकालीन ही आर्मी के जवान बनने चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बनने चाहिए। बाकी मोदी जी, दाढ़ी का कलर आपका पूरा उजला है, एकदम मस्त, एको को दाग नहीं है दाढ़ी में, तो काहे इंडियन आर्मी पे दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं? 4 साल के बाद वो लड़कवा निकल जाएगा और उसके बाद से इंडियन आर्मी का डेटा लीक करेगा, तो लोग कहेंगे कि भारतीय सेना का एक अधिकारी ने, भारतीय सेना का एक सैनिक ने डेटा लीक किया है। ये कलंक जो है भारतीय सेना पे लगेगा मोदी जी। तो ये सही योजना नहीं है, और बच्चे जो है सड़कों पे विरोध कर रहे हैं मोदी जी। इसके पहले कि वो कुछ करें, आप कुछ अच्छा योजना लेके आइए। और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले ये प्रधानमंत्री 10 लाख पे आ गए हैं। कितना पे? 10 लाख पे। पहले कब क्या बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब बोल रहे हैं कि 2024 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 2023 में 13 से 14 राज्यों में चुनाव होने वाला है। 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल 2023 में होने वाला है, 2023 में। अब जरा सोचिए, चुनाव के मद्देनजर 2 करोड़ से आके 10 लाख पे आ गए, और 10 लाख युवाओं को रोजगार कितने साल के लिए दे रहे हैं? 4 साल के लिए दे रहे हैं, 4 साल के लिए। क्या यह सही है? नहीं सही है। और कहीं नहीं तो कहीं हिंदुत्व के आड़ में हिंदुओं को ही बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी नौकरी में 95% हिंदुओं के युवा जाते हैं सरकारी नौकरी में,
और आर्मी में तो 99% हिंदू ही जाते हैं। यह बात सत्य है कि गलत है, आप लोग बताइए। तो बर्बादी किसकी हो रही है? हिंदुत्व के आड़ में आप हिंदुओं को ही बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और जो अग्निवीर योजना है, नाम पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं ये, मतलब कि अब इनको क्या बोला जाए समझ में नहीं आ रहा। एकदम वीआईपी नाम, पूरा रिसर्च होता है नाम पे, और उस नाम के तहत जो है इस प्रकार का योजना लॉन्च करते हैं। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और देश के नेताओं से विनती है, देश के बिना दिमाग वाले नेताओं से खासकर विनती है कि इस प्रकार का योजना ना लाएं और हो सके तो देश को बचाने का प्रयास करें। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अग्निवीर योजना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी जरूर बताना। जय हिंद।